नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ज्यामिति। और ज्यामिति शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में बता दें कि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, और अगर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, क्लियर नहीं है मतलब, तो उसके क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल याद हो जाएं, क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, और वो कॉन्सेप्ट माइंड में रहने ज़रूरी हैं ज्यामिति में। तो कॉन्सेप्ट हालांकि इजी हैं, तो शुरू करते हैं। पहला इसका जो पॉइंट है, पहला देखिए, इसमें रेखा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा मतलब लाइन। देखिए लाइन, ये जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो ये रेखा नहीं है, ये रेखाखंड है। लाइन, रेखा का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ ऐसे एरो बना होना चाहिए उसमें, ठीक है। और रेखा की लंबाई कितनी होती है? रेखा की लंबाई होती है अनंत। इसकी कोई दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायरेक्शन में अनलिमिटेड, इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसको रेखा कहते हैं। दूसरा होता है आपका रेखाखंड। रेखाखंड ऐसे होता है, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं होता है, दोनों तरफ ऐसे। इसकी जो लंबाई होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे बोला गया कि 5 सेंटीमीटर एक रेखा है जिसकी लंबाई, एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। रेखा की लंबाई नापी नहीं जा सकती। रेखाखंड मतलब एक डेफिनिट लंबाई की कोई रेखा, उसका टुकड़ा, उसको रेखाखंड कहते हैं। तीसरा होता है किरण, जिसको रे बोलते हैं। इसमें एक तरफ ये फिक्स होता है और एक तरफ एरो लगा होता है। इसका मतलब ये इस दिशा में अनलिमिटेड बढ़ाई जा सकती है, और इसकी भी लंबाई नियत नहीं होती। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके इम्पोर्टेंट, रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। अब कोण की बात करते हैं। कोण देखिए क्या होता है, दो असमांतर रेखाओं पहले बात, हाँ रेखा पढ़ लिया तो रेखाएं क्या, जैसे ये दो रेखाएं जो ऐसी बनी हुई हैं, जो एक दूसरे को चाहे जितना इनको लंबाई बढ़ा दें इनकी, चाहे ये रेखा हो चाहे रेखाखंड हो, कुछ भी रेखाएं हैं मान लीजिए, दोनों तरफ बढ़ सकती हैं। इनको चाहे जितना बढ़ा लें ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। और दो रेखाएं अगर ऐसे दी गई हैं, जो कहीं भी आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे कट सकती हैं, तो ये असमांतर रेखाएं हो जाएंगी। समांतर का मतलब पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी कट ना करें, चाहे किसी भी दिशा में, चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं। अब मान लीजिए अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक लाइन इनको ऐसे कट करती है, तो इस रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं कोण की। जब कोई रेखा, कोण की परिभाषा होती है कि दो असमांतर रेखाएं आपस में जब एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेखा ये थी और दूसरी रेखा ये थी, इनके बीच का जो ये बना झुकाव का कोण, इसको कोण बोलते हैं। और कोण को लिखते कैसे हैं? मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ये ए और ये सी, तो कोण को लिखने का सिंबल ये होता है। जैसे एल होता है, एल का थोड़ा सा ये सीधा वाला पार्ट थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसको कोण पढ़ते हैं, एंगल। अब जिस पॉइंट पे कोण होता है वो कोण बीच में होता है,
मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल हम शुरुआत इस तरफ से करने की बजाय, ए बी सी की तरफ से शुरुआत करने की बजाय सी बी ए भी कर सकते हैं, सी बी ए। तो बीच वाला देखिए पॉइंट, ये दोनों एक ही चीज़, एक ही कोण माने जाएंगे। बस जो बीच वाला पॉइंट है ये बी, बी देखिए दोनों में सेम है, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। और ये आगे पीछे वाले देखिए ए सी और सी ए इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम इस तरफ से पढ़ने की बजाय ए बी सी पढ़ें या सी बी ए पढ़ें, एक ही बात है, एक ही कोण है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस बीच वाला एंगल सेम होना चाहिए। ये आपका कोण हो गया, ठीक है। अब कोण की बात करते हैं, ये यूज़ कहाँ होगा, अभी जब हम लोग फिगर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जैसे एग्ज़ाम में ऐसे बना हुआ आया ट्रायंगल ए बी सी, अब उसमें लिखा होगा एंगल बी सी ए बराबर 70 डिग्री, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ आया, तो हमें अपने आप से समझना होगा कि बी सी ए वो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, अपने आप से समझना पड़ेगा। तो जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको वो शीट्स होता है, उस कोण की बात मानी जाती है। और वो जो दो पॉइंट हैं उनसे स्टार्टिंग हो सकती है, एक से स्टार्टिंग होगी, एक पे अंत होगा, बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी कहा जाए। अब देखिए कोण की बात करते हैं। कोण देखिए, कोण 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक माना जाता है, होता तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये दोबारा से सर्किल रिपीट हो जाता है। एक सर्किल यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमते गए, यहाँ पे गए, ऐसे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक सर्किल जब कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा कोण 360 डिग्री का हो जाता है। तो बेसिक आप हमें इतने के अंदर ही पढ़ना है। तो जो पहला कोण है वो हमारा न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण की परिभाषा होती है कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो उसको न्यून कोण कहते हैं। अब 90 डिग्री से कम मतलब आपका 89 डिग्री, 89 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी हो जो 90 से कम हो, 90 नहीं 90 से कम हो, उनको न्यून कोण कहते हैं। दूसरा होता है समकोण, ठीक है। समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। समकोण कैसा होता है, एक सीधी लाइन पर एक बिल्कुल खड़ी हुई लाइन, ऐसे, ये समकोण का साइन होता है। ये वाला जो साइन जो होता है ऐसे करके, ये समकोण का साइन होता है। अगर कोई फिगर दिया हुआ है एग्ज़ाम में आया है और उसमें ये साइन बना हुआ है, ऐसा दो लाइनें ऐसे कट कर रही थी, मान लीजिए ऐसे त्रिभुज बना हुआ था, आपको त्रिभुज के बारे में दिया था, यहाँ पे ऐसे बना हुआ मिल गया आपको, गोल नहीं, ऐसे, ये इस टाइप का बिल्कुल, तो हमें देखते ही समझ जाना है कि ये 90 डिग्री की बात हो रही है, हमें इतने में समझ जाना है। इसको समकोण कहते हैं, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए ये एक रेखा ए बी थी और रेखा सी डी, ये सी और डी रेखा है, रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लाइन इस तरह से पड़े उस पर कि वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, समकोण क्रिएट करे, तो इसको लंब कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका समकोण हो गया जो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब आपका नब्बे डिग्री से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो जो कोण, उसको कहते हैं अधिक कोण। जैसे 110,
120, 150, इस टाइप के जो भी कोण होंगे। तो देखिए जो हम लोगों ने छोटे क्लास में चांदा देखा था, चांदा चांदा जो होता था प्रोटेक्टर, कंपास नहीं, हाँ प्रोटेक्टर शायद बोलते थे उसको, पता नहीं क्या, चांदा हिंदी में बोलते थे। उसमें ऐसे होता था, यहाँ से 0, 10, 20, 30 ऐसे करके यहाँ पे 90 आ जाता था और यहाँ पे 180 आता था। ठीक है, ऐसे करके होता था, इससे एंगल बनाते थे। तो 90 डिग्री तो ये होता है, शुरुआत हमेशा इधर से मानी जाती है कि यहाँ से शुरुआत हुई ऐसे एंगल खुलने की, ऐसे एंगल इस डायरेक्शन में खुलने की शुरुआत हुई। ये एंगल हो गया 10, ये हो गया 20। जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ तक आपका 90 आ जाता है, इतना 90 से ज़्यादा खुलेगा। और ये लाइन होती है 180 की, ये पूरी सीधी लाइन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। तो सीधी लाइन पे जो बना कोण होता है ये, मतलब देखिए जो कोण की दो लाइनें होती ना ऐसे करके, एक ये लाइन एक ये लाइन, यही लाइनें अगर घूम के ये सीधी हो जाए, बराबर में आ जाए, ये मेन पॉइंट था हमारा ओ, ये ए लाइन थी और ये बी, ये इतना खुल गए यहाँ से ऐसे कि सीधे हो गए, तो इसको 180 डिग्री का कोण ये हो गया, इसको बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, तो ये जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, ये कोण कैसे बनता है, देखिए यहाँ से अगर ये सीधा हो जाएगा ये वाला, तो ये तो 90 हो जाएगा और यहाँ 180 हो जाएगा। तो ये वाले और ये वाले रीजन के बीच का कोई भी कोण चाहे ऐसे बना हो, तो जो ये कोण बन रहा है ये हमारा अधिक कोण हो गया। या यहाँ से ये ऐसे बन गया हो तो ये कोण हमारा अधिक कोण हो गया। तो कुल मिला के 0 से लेके 90 से कम का यहाँ तक कोई इस रीजन में कोई कोण बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस रीजन में कोई कोण बनेगा तो ये न्यून कोण हो जाएगा, स्टार्टिंग लाइन यही रहेगी। ठीक है, इस रीजन में न्यून कोण बन जाएगा। ये वाली लाइन हो जाती है समकोण की। इस वाले रीजन, ये वाली लाइन तो सबके साथ सेम ही रहेगी, और इस रीजन में कोई ये वाले एरिया में कोई कोण चला जाता है तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। अब देखिए पूरा 360 होता है 360। ठीक है, तो 360 बटे में 4 कितना हुआ 90। तो इसका मतलब जो 1/4 होता है ये वाला हिस्सा, ये 90 का होता है। तो ये 90 90, ये 90 90 मिलाकर हमारा हो जाता है 360। तभी तो दो 90 और 90 मिला के ये सीधी लाइन बन गई, तो ये 180 की हो जाती है। ठीक है, अब 180 से ज़्यादा का जितना कोण होता है वो हमारा होता है वृहद कोण। तो 180 के नीचे, मतलब ये वाली लाइन 180 की हो गई। अब इससे नीचे ये वाले रीजन में जितने भी कोण बनेंगे उनको या तो बोलेंगे वृहद कोण, दो नाम होते हैं, वृहद कोण या प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। इनमें से कोई एक बोलते हैं जिनकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है। ये कोण कैसे बनते हैं, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओ, यहाँ से ये एंगल बन गया मान लीजिए ऐसा, और ये बीच का ये आपका ये है वृहद कोण। मतलब यहाँ से यहाँ सीधा 180 था, 180 से और आगे बढ़ गया तो ये हमारा वृहद कोण हो गया। ठीक है, तो 0 से 90 न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से 180 के बीच क्या था अधिक कोण, और 180 से ज़्यादा जो भी होगा उसको बोलेंगे वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब कोण से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें से शायद कभी कदार क्वेश्चन भी बन जाते हैं इनसे। समपूरक और कोटिपूरक। समपूरक कोण
और कोटिपूरक कोण, ये क्या होते हैं? देखिए समपूरक कोण हो गया या कोटिपूरक कोण हो गया, ये पेयर होते हैं, जोड़े। समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण जो हैं वो पेयर हैं किन्हीं दो एंगल के। अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 है, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 है उनको समपूरक बोलेंगे, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 है उनको कोटिपूरक बोलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखें। जैसे हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो रहा है, तो 30 और 60 क्या हैं? एक दूसरे के कोटिपूरक कोण, मतलब कोटि पूरा करना है। मतलब 30 का कोटिपूरक पूछा जाएगा कि 30 का कोटिपूरक बताइए, तो हमें 30 का कोटिपूरक बताना पड़ेगा। ऐसा एंगल बताना है कि जिसको 30 में जोड़ दें तो 90 आ जाए, तो उसको ज्ञात करने के लिए उसको 90 से घटा दिया जाता है। सीधी सी बात हो गई। इसी तरह से समपूरक कोण होते हैं, जैसे 120 हो गया और 60। ऐसे दो कोण जिनको मिलाने पर 180 बनता है, इनको बोलते हैं समपूरक। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन में ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 कि 138 का समपूरक, 138 के समपूरक का कोटिपूरक बताइए। तो ये तो उन्होंने डबल क्वेश्चन दे दिया उसी में। लेकिन जैसे मान लीजिए पूछा गया होता कि 138 का समपूरक बताइए, तो करना क्या है, जहाँ समपूरक मिलेगा हमें जिसका समपूरक पूछा होगा उसको 180 से घटा देना है बस। 10 में से 2 गया, 8 गया, 2 बचा, ये हो गया 7 में से 3 4, तो इसका मतलब 42 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा कि 138 का जो समपूरक है वो 42 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इनको दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अब यही अगर पूछा गया होता कि 42 का समपूरक बताइए, 42 डिग्री का समपूरक बताइए, तो हम 180 में से 42 घटा देते तो हमारा 138 आ जाता, तो हमारा 138 आंसर हो जाता। अब यही सेम चीज़ कोटिपूरक में पूछी गई है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 138 के समपूरक का कोटिपूरक बताइए, तो पहले 138 का समपूरक निकालेंगे। 138 का समपूरक निकाला 42। अब 42 का कोटिपूरक बताइए, तो मान लीजिए हमसे पूछा गया था 42 का कोटिपूरक बताइए, तो हम 90 में से घटा दें 42 को। 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, 48। इसका मतलब 48 हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोटिपूरक मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो, और समपूरक दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो। किसी एंगल का कोटिपूरक पूछा गया हो तो उसको 90 में से घटा देना है, तो उसका कोटिपूरक आ जाएगा। और किसी का समपूरक पूछा है तो उसको 180 में से घटा देना है, तो उसका समपूरक आ जाएगा। कुल मिलाकर हमें ऐसे जोड़े बताने हैं कि जिनको जोड़ने पर 90 और 180 आता हो। ठीक है, तो ये कोटिपूरक और समपूरक हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये लाइन 180 की होती है, ठीक है, तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे उनका सबका सम, जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन 180 है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ऐसे कभी कदार क्वेश्चन आया है ऐसे कि ये आपका दिया गया है 70 डिग्री, तो इसका मान बताइए, और कुछ नहीं लिखा होगा, बोला गया होगा कि ये फिगर में ये वाले ए ओ सी बी, क्वेश्चन दिया गया होगा कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू बताइए। बी ओ सी हमने पढ़ के देखा कि इसकी बात हो रही है, तो हमारा दिमाग अपने आप जाना चाहिए कि सीधी लाइन 180 की होती है, उसमें से ये 70 निकल गया इतना, तो 70 के अलावा ये कितना बचा, 180 में से 70 घटा देंगे तो ये एंगल अपने आप 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं। संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? या संगामी बिंदु की बात हो गई। तो देखिए, कोई एक ऐसा मान लीजिए एक पॉइंट है, इसको दशम पॉइंट बोलते हैं, बिंदु हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से होके कई लाइनें आपकी, कई रेखाएं आपकी गुजर रही हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट से कई रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको संगामी बिंदु कहते हैं, और ये सब जो रेखाएं हैं इनको संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी का मतलब कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं, ठीक है। तिर्यक रेखाएं हम लोग पढ़ ही चुके थे कि ये जैसे कोई लाइनें हैं, इनको एक लाइन ऐसे टेढ़ा कट करती है तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, हम लोगों ने बात की ABC, ये कोई कोण है, इसी के बीच में एक लाइन और बनी हुई है ये D। अब देखिए, एक कोण तो ये है और एक कोण ये है। एक कोण क्या, देखिए ABD, एंगल ABD, और दूसरा DBC, एंगल DBC। इसमें देखिए ABD और DBC में जो DB लाइन है वो कॉमन है। ये वाली लाइन को हम नीचे वाला जो एंगल है उसका ऊपरी लाइन ले रहे हैं, और जो ऊपर वाला एंगल है उसकी बेस लाइन हो रही है ये। तो जब दो एंगल, आसन मतलब एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए, जब दो एंगल इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो इनको आसन्न कोण कहते हैं। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं, ठीक है। इनका सबका यूज़ अभी जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उसमें होगा। अब ये इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, 30 बोल सकते हैं, इसको 40 बोल सकते हैं। बस कुल मिलाकर हमें देखना है कि इनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो ध्यान देना होता है, और बीच वाले पे मुड़ाव होता है ये कोना ABD। तो ABD मतलब इतने एंगल की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, सिर्फ इतना हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये ध्यान में रखने वाले हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, शीर्ष अभिमुख कोण। ये कैसे होते हैं? जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइनों ने आपस में कट किया। ये लाइन थी AB और ये थी CD। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। होते क्या हैं, जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये मान लीजिए ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अपने आप से हमें मानना पड़ेगा, ये दिया नहीं होगा, ऐसे ही फिगर बने होंगे, डायग्राम जो भी आएगा उसमें हमें पहचान माइंड में है हमारे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। तो वो बात इसकी कर रहे होंगे, ये वाले कोण की, लेकिन दिया इधर होगा तो हमें अपने आप से फाइंड करना पड़ेगा ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर भी होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण ही है। तो ये वाला कितना होगा? देखिए, ये जो पूरी लाइन है, पूरी सीधी लाइन की बात होगी कभी भी तो वो 180 होती है। सीधी लाइन 180, ये लाइन को समझ लीजिए हमने
टेढ़े की बजाय ऐसे सीधा कर दिया। अब इसमें से देखिए ये 70 निकाल दिया, ये 70 था, तो ये कितना बचा? पूरी लाइन 180 की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री की होती है। 70 निकल गया तो ये कितना बचा? 110। 180 में से 70 घटा दें तभी तो 110 आएगा, और जब 110 आएगा तभी 180 होगा, तभी वो सीधी लाइन तो पहले से है, हमें पता है। तो इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, और जब ये 110 है तो इसके सामने वाला भी 110 ही होगा। सामने वाला क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख का डायग्राम ऐसे बनता है कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होते हैं। क्या रिलेशन होता है इनमें? इनमें होता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अगला पॉइंट है रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब पेयर होता है, रैखिक मतलब एक लाइन सीधी। तो एक लाइन में बनने वाले कोई भी कोण, जैसे ये लाइनें हैं, अब चाहे ऐसे कोण बन रहा हो, एक ये हो गया एक ये हो गया, या ऐसे बन रहा हो, एक ये हो गया एक ये, जो भी दो कोण मिलकर एक रेखा बनाते हैं उनको रैखिक युग्म कहते हैं। इनको हम संपूरक भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के 180 बनना चाहिए। तो 180 में से घटा देंगे इसको 60 को, तो ये वाला 120 आ जाएगा। तो 120 और 60 रैखिक युग्म के कोण हैं, और ये मान लीजिए 30 है तो ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म के कोण हैं। इनका मतलब होता है कि कोई भी ऐसे कोण जिनका जो सम है, यहाँ पे दो कोण है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा मिलाकर 180 डिग्री आना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए थे। उसके बाद आते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण कौन से होते हैं? देखिए मेन ऐसा करते हैं, ये जो एंगल में रिलेशन, फिगर में जो रिलेशन निकलेगा उसमें तीन चीज़ें, तीन एंगल देखने इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों को हम एक बड़े डायग्राम से समझ लेते हैं, बारी बारी से समझने की बजाय हम एक साथ समझ लेते हैं। तो पहला था शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हम समझ चुके हैं। शीर्षाभिमुख कोण पहला। दूसरा हमारा हो गया संगत कोण। संगत कोण को कोरेस्पॉन्डिंग भी बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इंग्लिश में। और तीसरा हो गया एकांतर कोण। ठीक है, इन तीनों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्यामिति का एग्ज़ाम में ज़रूर आना है, 100% हर बार आया है। तो देखिए ये दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब समांतर, जो कि जितना भी बढ़ा दीजिए कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पैरेलल चलती रहेंगी, जैसे नदी के दो किनारे, और एक तिर्यक रेखा इनको ऐसे काट रही है। ठीक है, अब इसमें ये नाम दे लेते हैं। नाम क्या देते हैं? जो पॉइंट होते हैं उसके किनारे वाले, उनको नाम दिया जाता है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्शन होता है उसको नाम दिया जाता है। तो ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, और ये मान लीजिए आपका ओ हो गया, ये पी हो गया। अब देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब ऐसा करते हैं कि इन एंगल्स को भी नाम दे लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये है 5,
ये 6, ये 7 और ये 8। इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण ऐसे काटते हैं तो ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण ही तो है। ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो ये सामने सामने के कोण कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण के जरिए बराबर कौन से होंगे, 2 बराबर होगा 4 के, 2 4 के बराबर होगा, और 1 3 के बराबर होगा, 1 बराबर होगा 3 के। हमने पढ़ा कि जैसे ये लाइनें कट करती है तो ये इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये वाला इसके बराबर। उस तरीके से दो देखिए ये लाइनें ये कट कर रही हैं आपकी, इसका भी नाम दे देते एम एन। मान लीजिए एम एन कोई लाइन थी, एम एन ने ए बी को काटा, तो ये 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर, ठीक है। ये ऊपर वाले में हो गया। इसी तरह नीचे वाले में 6 8 के बराबर हो जाएगा, 6 8 के बराबर हो जाएगा, और 5 7 के बराबर हो जाएगा। मतलब 5 एंगल अगर 120 दिया गया है तो 7 अपने आप से 120 होगा, उसके बराबर ही माना जाएगा। और 6 अगर 60 दिया है तो 8 वाला भी एंगल जो है वो भी 60 डिग्री ही होगा। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब अगले होते हैं कोरिस्पोंडिंग। कोरिस्पोंडिंग एंगल मतलब संगत कोण, ठीक है। संगत कोण कैसे होते हैं, देखिए संगत कोण, जैसे ये लाइनें ये कट कर रही हैं, तो एक जैसे एक टाइप के, मतलब एक चीज़ को कहीं से उठा के ऐसे, जैसे कोई टेढ़ी चीज़ है ऐसे, उसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया जाए, तो मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर। देखिए इस लाइन को, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक सेम, देखिए ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये हो गया संगत कोण। या ऐसे देखें, लाइन काट रही थी, ये कोण इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग है ना, ये एक ही जैसे हैं। देखिए जैसे ये लाइनें तो पैरेलल थी, तो इसी वाली लाइन के साथ जैसे ये बन रहा था वही चीज़ नीचे शिफ्ट हो गई, ये ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों कोण संगत कोण हो गए। तो संगत कोण के एग्जांपल इसमें क्या है, एक एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 का कोरस्पॉन्डिंग है, तो 1 बराबर 5। 2 किसके बराबर है, 2 6 के बराबर है। सेम वैसे ही शिफ्ट होकर नीचे उतर आना है, 2 बराबर है 6 के। और 4 किसके बराबर है, 4 कैसे बन रहा है, देखिए जो रेखा है उसके नीचे बन रहा है, तो नीचे वाली जो रेखा है उसके नीचे कौन सा बन रहा है, 8। 4 के बराबर में 8 आ रहा है आपका, तो 4 बराबर है 8 के। और ये जो 3 है, 3 किसके बराबर है, ये देखिए ऐसे है, बस उसी को नीचे सेम शिफ्टिंग कर लीजिए, 7। 3 बराबर है 7 के। तो ये सारे जो कोण हैं, 1 5 के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। 2 6 के बराबर है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। इसी तरीके से ये सब भी, तो ये होते हैं संगत कोण। अब जो तीसरे हैं एकांतर कोण, ये कैसे होते हैं, देखिए एकांतर कोण मतलब जैसे ये लाइन है, पैरेलल लाइन थी, इनको किसी एक तिर्यक लाइन ने कट किया, तो ये कोण इसके बराबर, देखिए यहाँ पे Z शेप बन रहा है, ये Z बन रहा है, Z, ये कोण इसके बराबर। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको इंग्लिश में, अल्टरनेट। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, और दूसरा ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हमेशा अंदर की ओर बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं अल्टरनेट एंगल, और इनका सम 180 डिग्री होता है। इस कोण का और इस कोण का सम 180 डिग्री होगा। अब इसमें की अगर बात करें, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, नहीं 180 नहीं होगा, सॉरी, ये एक मिनट, ये बताया ना ये Z, तो ये कोण इसके बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर होंगे, बराबर होगा। और अगर ये कोण ना लेकर हम ये वाला कोण लें तो इसके बराबर कौन सा होगा, ये, मतलब उसी के जस्ट अपोजिट तरफ बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर नंबर देखें तो जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के बराबर है। देखिए ये Z बन रहा है, तो Z में इधर जो खुला है और इधर खुला है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 के।
ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। और दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल जो 3 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। उसी के दूसरी तरफ अल्टरनेटिवली एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। आई होप समझ में आया होगा ये तीनों चीज़ें, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और अंतः कोण, ठीक है, एकांतर कोण। इसके अलावा मेन तो यही 3 थे। इसके अलावा अब आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अब अगर पूछा जाता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सी, इनकी गिनती नहीं हो सकती। अनंत का साइन ये होता है लेटा हुआ 8, मतलब 8 ऐसे होता है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें तो इसको अनंत बोलते हैं। ये अनंत का साइन होता है इनफाइनाइट का। एक बिंदु से, कभी कदार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक बिंदु से कितनी संगामी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या एक बिंदु से होकर जाने वाली संगामी रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत। अब अगर दो बिंदु की बात हो रही, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाली, तो सिर्फ दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु अगर हैं ए और बी, उनसे एक ही रेखा उनको मिलाते हुए खींची जा सकती है। इसी तरह अगर 3 बिंदु हैं तो आप रफली मिला के भी देख सकते हैं, ठीक है। 3 बिंदु हैं तो देखिए कोई ऐसी रेखा नहीं होगी जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए। तो 3 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसी जो 3 अलग अलग बिंदु हैं, 3 अलग अलग बिंदु हैं, एक समतल पर 3 बिंदु हैं विभिन्न दिशाओं में, तो इनसे होकर खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 0। तीनों से जब ये रेखा जा रही है तो ये तो 1 और 2 बिंदु से जा रही है, तीसरे वाले को नहीं ले रही है। ये जा रही है वो इन दोनों को ले रही है, तो जो एक पॉइंट छूट ही रहा है हमेशा, ठीक है। तो 2 से तो 1 खींची जा सकती है, 2 से ज़्यादा 3 हुई तो 0 रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उन तीनों से होकर जाएं, एक ना एक जरूर छूटेगा। अब देखिए बहिष्कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, बहिष्कोण, इसकी किसी भी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है ऐसे बाहर की तरफ, तो जो ये कोण बनता है ये वाला बाहर वाला, इसको कहते हैं बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण की वैल्यू कितनी होती है, अब आप ही समझो, ये पूरा 180 डिग्री था, होती है सीधी लाइन, उसमें से ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री था, तो बहिष्कोण कितना होगा, 180 में से 70 घटा दें, 110 आया, तो ये एंगल जो हो गया वो 110 हो गया। अब या तो आपको अंदर वाला एंगल दिया हो तो हम बहिष्कोण निकाल सकते हैं, या हमें बहिष्कोण दिया हो तो हम अंदर वाला निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट यही होगा कि पूरी लाइन जो है उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसको बहिष्कोण कहते हैं। किसी भी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाली, देखिए हम इसको बढ़ा दें बाहर तो ये कोण हो गया बहिष्कोण। अब ये सीधी लाइन बन गई, तो ये वाले का पूरे का सम 180 होता है, तो ये वाला मान लीजिए 60 था इतना, तो ये बचा 120 हो गया। लाइन का सम 180 डिग्री होता है सीधी लाइन का। तो ये हमारा बहिष्कोण एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज को 2 तरीक़ों से बांटा जा सकता है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा, हम भुजाओं की बात ना करें, कोण की बात करें। भुजाएं क्या होती हैं, वही रेखाएं जो त्रिभुज को घेरती हैं।
तो ज्यामिति में हम भुजा और कोण दो ही के बारे में बात ही करते हैं। तो जब त्रिभुज को क्लासिफाई करते हैं तो भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं या कोणों के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये बराबर का साइन है, एक ही जैसा साइन अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये दोनों बराबर हैं। जिन भुजाओं पे एक जैसा निशान बना है वो भुजाएं बराबर मानी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों पे एक जैसा बना हुआ है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, मतलब ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और एक चीज़ खास बात, अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ये वो है फैक्ट है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ऐसा त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब अगर समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है, देखिए त्रिभुज कोई भी बना हो, चाहे ऐसा त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं। त्रिभुज के आपको दो कोण दिए होंगे अलग अलग, तीसरे की वैल्यू बतानी होगी, तो हम उन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दें। कुल मिला के तीनों कोण जोड़ने पर 180 आते हैं त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के। तो अब इस केस में देखिए त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो 180 तीनों का सम भी होना चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि जो तीन बराबर बराबर कोण जिनको जोड़ने पर 180 आए, तो सीधी इस बात 180 को 3 से डिवाइड कर दें, 60 डिग्री। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं, सारे 60 डिग्री। या अगर किसी त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री हैं तो वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री होते हैं और समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। अब समद्विबाहु, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ए बी जो भुजा है ए बी वो बराबर है ए सी के। तो किसी भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उनको कहते हैं समद्विबाहु। जब समद्विबाहु होती हैं तो देखिए जो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो गैर बराबर वाली जो भुजा है उसके साथ जो कोण बना रहे हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, इसका पता नहीं है। ये कम भी फैल सकता है, ज़्यादा भी फैल सकता है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई पता नहीं है। उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटाना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमसे ये कोण दिया गया, बोला गया कि ये समबाहु त्रिभुज है और इसका एक कोण 70 डिग्री है, ये बाकी सारे कोण की वैल्यू बताओ। तो हम समझ गए कि ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये 70 है तो हमने ये भी 70 निकाल लिया। अब जब ये 70 है, ये 70 है, तो तीसरा कितना बचा, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के 70 70 140 आ रहा है। अब 180 से कितना कम पड़ रहा है, 140 घटाएंगे 180 से बचेगा 40, तो ये वाला एंगल 40 हो गया अपने आप। इसी तरह जो भी दिया होता, तो ये दो एंगल फ़िलहाल हमें बराबर समझने हैं समद्विबाहु में, ठीक है। तीसरा होता है हमारा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, सब अलग अलग, कैसा भी बन सकता है, ऐसे ए बी सी, कोई भुजा बराबर नहीं है। ये आपकी मान लीजिए 6 है, ये 5 है, ये 3 है, तीनों अलग अलग जो होंगी वो, तो ये हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। अब कोणों के आधार पर देख लेते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज हो गया न्यून कोण,
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीन, न्यून कोण हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम। तो कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम हो उनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक है आपका 70 डिग्री एंगल, दूसरा है आपका 50, तीसरा है 60। तीन एंगल, तीनों को जोड़ के देखिए, 7 5 12 6 18 180 आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज है। ठीक है, अब तीनों एंगल को देखिए 90 से कम है, कोई भी 90 नहीं है या 90 से ज़्यादा नहीं है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होते हैं उनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए 90 90 तो 180 हो जाता है, तो दो कोण 180 हो नहीं सकते कभी किसी के। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। 45 45 भी हो सकते हैं, 60 30 भी हो सकते हैं, वो इन भुजाओं पे डिपेंड है। लेकिन एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए समकोण त्रिभुज का, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो ही सबसे बड़ा कोण है। 90 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, बल्कि अभी दो कोण बचे हुए हैं। तो समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं कि एक कोण उसका हमारा 90 डिग्री सेल्सियस हो, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 90 डिग्री खाली। तीसरा हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण जैसे पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता है अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से, मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, जैसे आपका 100, 120, 150, 160 ये सब। तो अगर ऐसा त्रिभुज देखिए बन रहा है ये, तो ये वाला कोण जो है मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो कोण के आधार पर भी हम लोगों ने जान लिया कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये मान के चलिए 99% ये फैक्ट ज़रूर यूज़ होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये फैक्ट ज़रूर यूज़ होगा, ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगली चीज़ हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका हम लोगों ने उसमें पढ़ी है ना सांख्यिकी में, तो ये वो वाली माध्यिका नहीं है, दूसरी है। जैसे ये त्रिभुज है मान लीजिए कोई ABC, ठीक है, तो जो भुजा BC है मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर की भुजा है। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा ये 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, तो जो इनका मध्य बिंदु होगा मान लीजिए ये D है। इसी तरह AC भुजा का मध्य बिंदु ये है। ये सब क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, ये भी मध्य बिंदु है इसका, AB भुजा का मध्य बिंदु, बीच का कुछ जो भी पॉइंट होगा। तो किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिला दिया जाए, ये लाइन सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हमारा ये है, तो मध्य बिंदु इसका ये आएगा, इसको मिलाएंगे तो ऐसे बनेगी लाइन। तो हमें बस सिर्फ ये कंडीशन है इसकी कि किसी भी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो लाइन मिलाती है उसको माध्यिका कहते हैं। तो एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं,
और जब भी हम किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को मिलाएंगे तो वो हमेशा एक पॉइंट पे कट ज़रूर करेंगी, इंटरसेक्ट होके जाएंगी, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्रक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के लिए। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये AD है माध्यिका। माध्यिका क्या है? यहाँ पर AD माध्यिका है और BE माध्यिका है और CF, ये 3 माध्यिकाएं हैं। तो इन लाइनों को माध्यिका बोलते हैं और इनका जो बीच वाला पॉइंट जहाँ पर ये तीनों कट करती हैं, इनको केंद्रक बोलते हैं। तो देखिए, जब माध्यिका है तो इसका मतलब ये लाइन इसके बराबर होगी। ऐसे डायग्राम, ऐसा साइन बना मिल सकता है आपको कि ये भुजा इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला बिंदु है ना, तो ये इसके बराबर होगा। तो डायग्राम में कभी ऐसा बना मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमने माध्यिका ये मिलाया, हमें क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा कि वो माध्यिका है। बाई एक कुछ मतलब हम अभी तो माध्यिका की डेफिनेशन समझ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में बाई चांस हमें ऐसे दिया गया है, ऐसे और ऐसे बना हुआ है, तो हमें खुद समझ जाना है कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। इसका मतलब ये बीच वाला पॉइंट है और बीच वाले पॉइंट को जब मिला रहे हैं तो इसका मतलब ये माध्यिका है। ये कहने का मतलब था। तो माध्यिका क्या होता है कि सामने वाले बिंदु को 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, या यूँ मान लें कि बीच वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है। और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। जिन 2 भुजाओं पे एक जैसे निशान बने होते हैं वो दोनों भुजाएं बराबर मानी जाती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में, ठीक है। तो माध्यिका के बारे में इतना था। इसमें हमें ये याद रखना है केंद्रक। अभी एक्चुअली केंद्रक इसलिए याद रखना है क्योंकि केंद्रक आएगा, लंब केंद्र आएगा, अंतः केंद्र, 2-3 टाइप के केंद्र आएंगे। इसलिए केंद्रक वो होता है जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, सारी तीनों त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से पास होती हैं उसको केंद्रक कहते हैं। अब इसकी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान चुके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो माध्यिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो जिस पॉइंट पे होता है वो ये वाली लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो मतलब कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, यहाँ तक। मतलब ये माध्यिका की लंबाई है अगर मान लीजिए आपकी, तो केंद्रक जहाँ पर भी बनेगा वो ये वाली इतनी जितनी भी ये दूरी होगी, ये वाली दूरी इसकी 2 गुनी होगी, ये कहने का मतलब है। इसी तरह ये वाली माध्यिका देखिए, ये मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये 14 होगा यहाँ से यहाँ तक। कि जो केंद्रक होता है वो शीर्ष से जुड़ा वाला भाग 2 गुना होता है और उसका आधा नीचे तक होता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये 2:1 में डिवाइड होती है माध्यिका। केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में, कि पहला भाग 2 गुना, दूसरा भाग 1 गुना। 2 गुना भाग कौन सा होगा? जो शीर्ष की तरफ से आया होगा। ये वाला भाग 2 होगा और ये वाला भाग 1 होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था माध्यिका, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। देखिए, समद्विभाजक क्या होता है? समद्विभाजक कोण। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये देखिए, कोई भी कोण होगा, मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो इन 60 का हाफ भी होगा कोई 30, मान लीजिए इसका हाफ करते हैं
इसका आधा, मान लीजिए 60 था तो 30 की लाइन खींच देते हैं, या ये 80 था तो हम 40 की लाइन खींच देते हैं। कुछ भी, जो भी ये कोण है उसका आधा करते हुए लाइन खींच दें हम। इधर मान लीजिए 70 था पूरा, तो हम 35 की लाइन खींच दें, तो हम ये 35 की लाइन खींच दें, 35 डिग्री के कोण की लाइन खींच दें ऐसे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोण है हम सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से नहीं मिला रहे हैं, इसमें हम इस कोण पे ध्यान दे रहे हैं, कोण के आधे करते हुए लाइन खींच रहे हैं। ये मान लीजिए 50 डिग्री था हमारा, तो हम यहाँ से 25 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ऐसे खींच रहे हैं। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, ज़रूरी नहीं है कि ये मध्य बिंदु पे मिले, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जब हम समद्विभाजक क्या होता है, ये जो लाइन गई है ना, ये अगर कोई कोण है और इसको आधा करते हुए कोई लाइन ऐसे जाती है, तो इस लाइन को समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ये लाइन समद्विभाजक है। समद्विभाजक, दो बराबर पार्ट में बांटने वाली समद्विभाजक, ठीक है। तो जब दो, मतलब जब किसी त्रिभुज के जो समद्विभाजक रेखाएं होती हैं, तीनों कोणों को समद्विभाजक कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं, तो बीच में जो कोण ये एंगल बनता है। अब देखिए, देखने में वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये वहाँ पर क्या था, माध्यिकाओं की बात हुई थी, यहाँ पर कोणों की बात हो रही है वहाँ पर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं अंतः केंद्र। इस पॉइंट को बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। इस पॉइंट की क्या खासियत होती है अंतः केंद्र की, कि जैसे मान लीजिए ये आपका O बन गया बीच वाला पॉइंट, और ये आपका A है, नहीं ये आपका X है, ये Y है, ये Z है। तो OX बराबर OY बराबर OZ। जब कभी ऐसे एंगल डिवाइड होते हैं तो ये वाली लाइन इसके बराबर होती है, और ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। जब कभी भी एंगल से डिवाइड किया जाता है तब ये तीनों लाइनें आपस में बराबर होती हैं। ये बीच वाले पॉइंट से भुजाओं की जो दूरी बनती है, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए अंतः केंद्र हो गया। अब अंतः वृत्त क्या होता है? अंतः वृत्त तो हम लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है। ऐसा वृत्त जो इस त्रिभुज के अंदर ऐसे बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करेगा। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये अंतःवृत्त नहीं है, ये अंतःवृत्त है जो तीनों भुजाओं को टच करेगा। तो ये जो केंद्र होता है, ये उस वृत्त का भी केंद्र होता है, अंतः केंद्र, ठीक है। इसको अंतःवृत्त कहते हैं। जो अंतःवृत्त बनाने की कंडीशन क्या होती है पता है? अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अगर हमें कोई त्रिभुज दिया गया कि इसका अंतःवृत्त बनाइए, तो क्या करते हैं, इसके कोणों को समद्विभाजित कर देते हैं। पहले कोणों को द्विभाजित करते हुए रेखा निकालते हैं। पहले जो पॉइंट मिल जाता है, उस पॉइंट से इस दूरी का अगर हम सर्किल बना के खींचेंगे तो वो एग्जैक्टली टच करता हुआ जाएगा, और कहीं पे कोई पॉइंट लेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको अंतः केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंतःवृत्त हो जाता है। अब अगला पॉइंट है जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ये, ठीक है। ये है हमारा A, ये है B और ये है C। अब पहली बार हमने क्या किया था? पहली बार हमने क्या किया था कि भुजाओं के बीच वाले पॉइंट को मिलाया था, तो वो केंद्रक था। दूसरी बार हमने कोणों के बीच वाले पॉइंट को मिलाया था, तो वो अंतः केंद्र बना। अब देखिए क्या करेंगे कि जो सामने वाली भुजा है, एक भुजा से सामने वाली भुजा पे लंब डाल देंगे। लंब मतलब ऐसी लाइन खींचेंगे जो ज़रूरी नहीं है बीच वाले पॉइंट पे मिले, कहीं भी मिले, नो मैटर, बस वो उसको मिलाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तब जो केंद्र बनता है इसको बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। अब लंब केंद्र, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। और
इसको परिकेंद्र भी बोलते हैं, लंब केंद्र के अलावा परिकेंद्र भी बोलते हैं। परिकेंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी त्रिभुज का परिवृत्त बनाना होता है, परिवृत्त क्या होता है? परिवृत्त ऐसा बनता है। परिवृत्त का मतलब किसी त्रिभुज का परिवृत्त मतलब उसके बाहर की तरफ को घेर रखा उसने, उससे घिरा हुआ। और अंतःवृत्त मतलब उसके अंदर घिरा हुआ हो। ठीक है, तो ये परिकेंद्र हो गया, ये वाला पॉइंट लंब केंद्र या परिकेंद्र हो गया। और ये जो वृत्त बन गया जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे परिवृत्त। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिछले वाले में क्या था कि यहाँ से इनकी भुजाओं की दूरी बराबर थी, जो हम लोगों ने पढ़ा समद्विभाजक वाले में, जिसमें हम कोण को समद्विभाजित करते हैं, उसमें सेंटर क्या था? अंतः केंद्र आया था। अंतः केंद्र से ये वाली दूरी बराबर होती है, क्योंकि देखिए ये सर्किल है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होगी, इसलिए ये दूरी बराबर होती है। इसमें ये परिकेंद्र बन गया। परिकेंद्र में देखिए यहाँ से लेकर ये, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये त्रिज्याएँ हो गई वृत्त की। ये O है तो आपका OA बराबर OB बराबर OC। तो ये लाइन इसके बराबर मानी जाएगी और ये लाइन इसके बराबर मानी जाएगी, और इस वृत्त को परिवृत्त माना जाएगा। ठीक है, इसको लंब केंद्र भी कहते हैं। और ये जो लाइन सीधी डाली जाती है इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, या लंब भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज के बारे में इतना था, बाकी आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में।